चलो भाई आगे। अब हमारे एमसीक्यूज जो है ना, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे क्या है भाई? विच मेटल इज यूज इन थर्मल प्रोसेस बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी। बेटा देखिए, एक्टिविटी के बुनियाद पर जो हम क्लैरिफाई करते हैं वो ये है कि थर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच वी प्रोवाइड हीट। बेटा आप यहाँ पे जितने भी मेटल्स देख रहे हैं ना ऑप्शन में, अल्मीनियम और कॉपर और जिंक, ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो थर्मल एक्टिविटी इतनी नहीं रखते, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए से करते हैं। आपने पढ़ा है ब्लिस्टर कॉपर के अंदर कि आप कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अल्मीनियम के अंदर भी आपने होप्स मेथड में पढ़ा है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं प्योर एल्यूमिना की। आपने सिर्फ और सिर्फ आयरन के अंदर ब्लास्ट फर्नेस वाला चक्कर पड़ा था, क्योंकि वो थर्मल एक्टिव मेटल होता है। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या आना चाहिए? राइट ऑप्शन आपका आना चाहिए आयरन। ठीक है, आगे आप चलेंगे तो आपके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज, मैंने आपको लास्ट वाली अपनी शुरू की उसमें बताया था कि एम्फोटेरिक क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है। और मैंने एल्यूमिनियम की एग्जांपल दी थी, तो एल्यूमिनियम इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इट मींस इट इज अ बेसिक एज वेल एज एसिडिक। ठीक है, ये हमने यहाँ लगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कॉलुमेनाइट। ठीक है बेटा, कॉलुमेनाइट क्या चीज है? कॉलुमेनाइट की जो कंपोजिशन होती है वो होती है Ca2B6O11.5H2। ये आपका कॉलुमेनाइट जो होता है ये एक और होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको कैल्शियम मौजूद मिलता है। ठीक है, कैल्शियम की एक और कॉलुमेनाइट इसे कहा जाता है। विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद चार्ज 3+। अब यहाँ पे बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन। बेटा देखो, पॉजिटिव चार्ज हमेशा मेटल्स के अंदर सलाहियत है देने की, और 3+ यानी वो मेटल ग्रुप 3A का होना चाहिए। तो यहाँ पे बेरिलियम ग्रुप 2A का है, एल्यूमिनियम ग्रुप 3A का है, सिलिकॉन ग्रुप 4A का है, कार्बन 4A का है। सबसे बेहतर ऑप्शन क्या नजर आया? एल्यूमिनियम, विच इज अ मेटल एंड एज वेल इट बिलोंग्स टू ग्रुप 3A। आगे आपका क्या है? विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप 4A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चौथे ग्रुप में कौन सा एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है बेटा? तो यहाँ पे आपके पास बेरियम, आयोडीन, लेड और ऑक्सीजन है। बेटा क्या होना चाहिए? विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप 4A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेटा यहाँ पर ना तो बेरियम है, क्योंकि बेरियम भी आपके दूसरे ग्रुप का है, आयोडीन सातवें ग्रुप का है, ऑक्सीजन जो है वो छठे ग्रुप का है, तो लेड इज द राइट आंसर। ठीक है, boric acid cannot be used as an antiseptic in medicine, for washing eyes, for soda bottles, for enamels and glasses। ठीक है बेटा, इनेमल जो एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पर बोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। ठीक है, सोडा बॉटल्स में इस्तेमाल होता है, इनेमल्स और ग्लासेस में भी होता है। वॉशिंग आइस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाईली इनऑर्गेनिक सैंपल है, सॉल्ट है, जो कि आपके आई में क्या क्रिएट करेगा? आपको इचिंग स्टार्ट कर देगा। तो जिसका मतलब ये है कि वॉशिंग आइस में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपने करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। कौन सा एलिमेंट आपको अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट तौर पर नहीं मिलता? ठीक है, तो अबंडेंट तौर पे जो नहीं मिलता आपने वो लिखना है, वो बताना है। तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, जब अबंडेंट का मतलब क्या है? जो सबसे आपको वो हासिल होता है, अर्थ क्रस्ट से निकलता है, मौजूद होता है। तो बेटा यहाँ देखेंगे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कार्बन भी मौजूद है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूं, कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट विच इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इन सब में से सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट से कार्बन की हमें अमाउंट मिलती है। ठीक है, अल्मीनियम की, अगला क्वेश्चन है अल्मीनियम की चीप ओर आपने बतानी है। बेटा चीप ओर का मतलब क्या है? कि जिससे आप ज्यादातर अल्मीनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेटा यहाँ पे अल्मीनियम की जो सबसे चीप ओर है वो है Al2O3। तो 2H2O यहाँ से भी कर सकते हैं, और Na3Al6 से भी कर सकते हैं। Na3Al6 जो होता है आपका फेल्डस्पार कहलाता है। बट इसके अंदर और मजीद एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी भी है, एल्यूमिनियम के साथ बहुत दूसरे मेटल्स की भी इम्प्योरिटी है। तो ज्यादा बेहतर होता है कि आप एल्यूमिनियम को Al2O3.2H2O से यूज करें। दिस इज द राइट ऑप्शन। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, अच्छा सॉरी, ग्रुप 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंप्राइजेस द एलिमेंट। ग्रुप 2A में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम। नॉट पॉसिबल बिकॉज एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3 है। बोरोन, गैलियम, हेलियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये भी नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम इधर भी आ गया। तो
डी तो ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, तो बेटा बचा क्या, बोरॉन गैलियम थेलियम, क्योंकि बोरॉन जो होता है दूसरे ग्रुप का है, गैलियम भी दूसरे ग्रुप का है, एंड थेलियम भी दूसरे ही ग्रुप का है, तो राइट ऑप्शन विल बी द बी ऑप्शन। हाँ, बोरोन इज नॉन मेटेलिक बिकॉज ऑफ, बोरोन एक एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है, बोरॉन जो होता है वो एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें उसमें मेटेलिक करेक्टर पाया नहीं जाता इतना ज्यादा, तो वो यही पूछ रहे हैं कि उसका रीजन क्या है, तो अब उसके रीजन की तरफ चलते हैं कि रीजन क्या है, लार्ज साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल साइज एंड स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज देन ऑफ द अदर। बेटा देखिए पहले तो एक बात सुन लें, हायर न्यूक्लियर चार्ज होगी ना, तो हायर न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि उसकी वजह से साइज आपका छोटा होगा, तो पहले जो लिखा हो ना लार्ज साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज, बेटा ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है स्मॉल साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज, तो इधर कुछ चांसेस हम कंसिडर कर सकते हैं कि छोटा साइज होगा तो बड़ा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अगला है स्मॉल साइज एंड स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज, इट इज नॉट पॉसिबल एज वेल। यहाँ पर या तो आप इसको कंसिडर करें बी में, या तो आप बोले नन ऑफ द अबव। तो बेटा राइट रीजन क्या बनता है इसका, कि जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है, बेटा नॉन मेटेलिक करेक्टर का मतलब होता है कि वो कोई चीज अगर अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से ना दे पा रही हो, ठीक है, कोई मैटर कोई भी स्पीशी अगर अपने इलेक्ट्रॉन इजीली ना निकाल सके, तो वो क्या हो जाता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन ना निकालने की वजह से उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ने लगता है। नॉन मेटेलिक करेक्टर तब बढ़ता है जब उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से ना निकले, तो बोरॉन बेटा साइज छोटा होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली कि वो आसानी से मेटेलिक करेक्टर शो नहीं करेगा, दैट मीन इट शोज अ नॉन मेटेलिक करेक्टर बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया है, आउट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 में द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पजेस्ड। बेटा मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड उस वक्त बताया था स्टार्टिंग में, कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होता है वो ये होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इंक्रीज करती है। तो बेटा यहाँ पे आपको तमाम ग्रुप 5 के एलिमेंट बताए हुए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लेड, सॉरी एंटीमनी, बिस्मुथ। तो बेटा यहाँ पे ना आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा। बेटा नाइट्रोजन फैमिली यानी ग्रुप 5 ए में सबसे पहला एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, तो उसका मतलब क्या है कि सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की होगी, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप चलेंगे तो वो कम होना शुरू हो जाएगी, इसलिए राइट ऑप्शन नाइट्रोजन। इन ग्रुप 5 एलिमेंट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, ग्रुप 5 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, बेटा ग्रुप 5 ए में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो भी सेम ट्रेंड से चलेगा जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन इज द राइट ऑप्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ एनओ इन एयर प्रोड्यूसेस, बेटा ना जब आप नाइट्रोजन ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो वो NO2 में कन्वर्ट होता है, जैसे आपने सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप ऑक्साइड बनाते हैं। जब आप NO की करते हैं तो NO2 में कन्वर्ट होता है, और फर्दर अगर आप NO2 की करते हैं तो वो N2O5 में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ भी राइट ऑप्शन होगा NO2। ठीक है कि द ब्राउन गैस फॉर्म व्हेन मेटल रिड्यूसेस HNO3। ठीक है बेटा, यहाँ पर जब भी ब्राउन गैस जो फॉर्म होती है ना, वो ब्राउन गैस होती है NO2 गैस, ठीक है, सॉरी NO गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस इज ब्राउनिश गैस, तो ये ब्राउनिश गैस रिलीज होती है। ठीक है, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस केमिकली नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं N2O। मुझसे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो ये MCQ आ गया, तो आप लोग याद रखिए। ठीक है बेटा, देखिए द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज, बेटा ये मैंने आपको समझाया था, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा कि मैंने ये समझाया था कि जो मीथेन मॉलिक्यूल होता है वो कैसे होता है, ये कार्बन है ना, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक साइड ऐसे मीथेन लगा होगा और दूसरी साइड उसका जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, तो वो दो साथ में आएंगे। ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पजेस कर रहा होता है। बेटा ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो पजेस करता है ना, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन सिंगल बॉन्डेड विद कार्बन होगा, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में बता चुका हूँ क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है
जब आपके कार्बन इंटरमिक्स होता है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से और डिजेनरेटेड ऑर्बिटल फॉर्म करता है। बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कि ये सिंगली बॉन्डेड है तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी sp3। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन terbutyl alcohol the tertiary carbon is bonded to terbutyl alcohol। बेटा terbutyl alcohol का मतलब समझाते हैं आपको, जरा यहाँ बनाकर दिखाते हैं। टर्बिटाइल अल्कोहल, टर्बिटाइल का क्या मतलब होता है बेटा, टर्शरी। ठीक है, टर्शरी। अब टर्शरी से मुराद निकलती है कि एक ऐसा कार्बन है जो कि चारों तरफ से अल्काइल ग्रुप से, तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप से हिंडर्ड है। तो अब ये यहाँ पे आ गया आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पे भी यही आ गया CH3 ग्रुप, और यहाँ पे भी आ गया CH3 ग्रुप। अब यहाँ पे लगेगा एक OH, ये आपका क्या है, टर्ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्ब्यूटाइल अल्कोहल में देखें इन्होंने लिखा है कि कार्बन एटम बॉन्डेड किससे हुआ है, 3 CH3 से और एक OH से। तो राइट राइट ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, 3 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, नो हाइड्रोजन एटम, नो हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम या नो हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ देखें कार्बन एटम किसी हाइड्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब नो हाइड्रोजन एटम। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। आगे, which set of hybrid orbital has planar triangular shape। देखिए प्लानर ट्राइंगुलर शेप का मतलब क्या है, जरा समझिएगा गौर से। प्लानर ट्राइगोनल शेप, ट्राइंगुलर का मतलब होता है 3 कोनों वाला शेप बनेगा, और प्लानर यानी प्लेन पर बनेगा। प्लेनर ट्राइगोनल शेप हमेशा फॉर्म करता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लीनियर ज्योमेट्री फॉर्म करता है, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइज फॉलो करता है, और sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉलो करता है। जो ये dsp2 दिया हुआ है बेटा आपके कोर्स में नहीं है, बट ये जो है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनाता है। ठीक है, ये आपका हो गया sp2 विल बी द राइट। ठीक, अच्छा आगे है, द केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनिया साइनेट, अमोनियम साइनेट वाज। ये आपने सबसे पहले ही पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन था जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझी जाती थी कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज हो सकती है। तो फिर एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जिनका नाम था वोलर, और वोलर ने हमें यूरिया बनाकर दिया था अमोनियम साइनेट यानी एक इनऑर्गेनिक मेटेरियल। आगे आ जाते हैं, लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए फिर वही लीनियर वाली बात आ गई जो भी मैंने अभी आपको बताई थी। राइट ऑप्शन विल बी sp। sp यानी आपकी हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर ज्योमेट्री, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लानर, और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। देखिए नाइन्थ है, अर्ली केमिस्ट रिकॉग्नाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज। The similarities in their origin but difference in their properties, both of the above, none of the above। पहले के केमिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे अलग करते थे। पहले के कम लोग जो थे वो इनके बिहेवियर की वजह से इसको डिफरेंस पे लेकर आते थे, और इसके ओरिजिन की वजह से लाते थे। दैट मीन्स दोनों ही होगा, क्योंकि ओरिजिन का मतलब क्या है कि वो कहाँ से हासिल हो रहा है। तो बेटा इनऑर्गेनिक तो नॉन नॉन लिविंग सोर्स से हासिल होते थे, और वो जो ऑर्गेनिक थे वो लिविंग सोर्स से, और उसको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता था। तो वो पहले के साइंटिस्ट उसको उस तरह समझते थे, और प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होता था उनकी, तो इसलिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा बोथ ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन विल बी बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, द वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय जॉन डाल्टन, फ्रेडरिक वॉलर। ऑब्वियस सी बात है, वाइटल फोर्स थ्योरी बताती थी कि लिविंग सोर्स से ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। फिर वॉलर का एक्सपेरिमेंट ने उस बात को गलत साबित किया था। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। We have become dependent for our food, medicines and clothing to which compounds? Organic compound, beta. Organic compound are those compounds which are your all of the body, around 100%, around 95 to 100% of your body is made up of organic compound. That means your body needs organic compound in the form of food,
your body needs medicine in the form of organic compound, your body needs clothes which are of organic compound. If these three things are not of organic nature, it will react on your body and form different different problems. जैसे कि आप देखते हैं आपकी बॉडी के ऊपर अगर आप इनऑर्गेनिक क्लोथिंग पहनते हैं तो रैशेस वगैरह होने शुरू हो जाते हैं केमिकल्स की वजह से। और फूड अगर आपका क्या है नॉन ऑर्गेनिक फूड होता है, नेचुरल नहीं होता है, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाता है। और मेडिसिन भी वही असर करती है जहां पर आपके ऑर्गेनिक चीजें होती हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए ये सूटेबल है। ठीक है। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मीथेन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बेटा बोथ ऑफ द अबव क्योंकि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तमाम गैसेस का मिक्सचर होता है नेचुरल गैस के अंदर। तो बेटा यहाँ पर बोथ ऑफ द अबव आएगा। बेटा ये जरा मैं आपको चीज क्लियर करता चलूं, पेपर में ना आप लोग गलतियां करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना ये कुछ बच्चे ए लगा देंगे, कुछ बच्चे बी लगा देंगे, तो बेटा वो सही है, लेकिन यहाँ बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन देने की वजह से ना तो ये ए करेक्ट होगा ना तो ये बी करेक्ट होगा, क्योंकि अब आप ओएमआर शीट के ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये बात जहन से निकाल दें, वहां एक ही ऑप्शन डला हुआ, कोई दो तीन ऑप्शन नहीं डले होंगे, तो ये ख्याल रखिएगा बेटा। ठीक है। आपके पास एक नया एमसीक्यू, इन पाकिस्तान द नेचुरल गैस इज यूज फॉर पावर जनरेशन ओनली इन कमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और सीमेंट है ये बेटा, ये जरा मिसप्रिंटिंग हुआ, मैं भी देखता हूँ कमेंट कहाँ से आ गया। ये कमेंट नहीं है बेटा, ये जो है वो सीमेंट है और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात हो रही है। एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्रीज एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ऑल ऑफ द अबव। बेटा ये सभी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हैं, क्योंकि आप पावर जनरेट भी करते हैं, सीमेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर भी नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है। फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन कंपाउंड वगैरह बनाने के लिए या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अमाउंट में आपको चाहिए होती है, और फ्यूल जनरेशन इंडस्ट्रीज में भी चाहिए होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, इन व्हाट टेम्परेचर coal is heated in the observe of air? At what temperature coal is heated in the observe of air for covering into a coke gas and coal tar? बेटा ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला टॉपिक है। मैंने आपको बताया था वहां पे कि कोल की जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वो टूट जाता है कोल टार में, कोल गैस में और कोक में। तो ये वहां पर इन्होंने पूछा है कि कितने टेम्परेचर की रेंज में ऐसा नॉर्मली होता है। तो बेटा 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस इज द राइट ऑप्शन इन विच कोल इज ब्रेक डाउन। ठीक है बेटा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड है, यानी ये आपका प्रोपेनल है, ये प्रोपेनल लिखा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है ना बेटा आपके सामने, ये आपका प्रोपेनल के अलावा दूसरा वाला आपका क्या है, ये आपका सी डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको बना के, ये CH3 इधर आ जाएगा और ये सी डबल बॉन्ड वो ऊपर आ जाएगा, और इधर जो है ना वो CH3 फिर से आ जाएगा। ये इसका मतलब ये क्या है, इसको आप एसीटोन भी कहते हैं और इसको आप प्रोपेनोन भी कहते हैं, प्रोपेन टू ओन। ठीक है। तो ये प्रोपेन टू ओन है असल में। प्रोपेन टू ओन और प्रोपेनल में क्या डिफरेंस है बेटा, दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो बेटा दो फंक्शनल ग्रुप जब डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं कि दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है। तो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन जगह चेंज हो, पोजीशन चेंज हो, जैसे कि प्रोपेनल और टू प्रोपेनल, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, वो आपके लिए कहलाएगा पोजीशन आइसोमर। ठीक है। तो ये डेफिनेशन में से ही आपकी चीज है। द टाइप ऑफ आइसोमर फाउंड इन वन ब्यूटीन एंड टू ब्यूटेन। देखें बेटा ये आ गई ना बात, वही जो मैं अभी बता रहा था आपको कि ये कौन सा कहलाएगा। अब एक वन ब्यूटीन की बात हो रही है और टू ब्यूटेन की बात हो रही है। अच्छा जरा ये गौर करें, वन ब्यूटीन और टू ब्यूटेन बोल रहे हैं। वन ब्यूटीन और टू ब्यूटेन का क्या मतलब हुआ कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है, एक में एल्कीन है एक में एल्केन है, तो बेटा यह फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है। यहाँ पे आप पोजीशन नहीं लिखेंगे, पोजीशन हो सकता था अगर ये दोनों ही ब्यूटेन होते हैं दोनों ही ब्यूटीन होते तो, बट ये फंक्शनल ग्रुप है। द मेंबर ऑफ विच दीज एलिमेंट्स हैव द मेंबर ऑफ विच ऑफ दीज हैव सिमिलर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। अच्छा बेटा इसमें बोलना है कि सिमिलर मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज, तो बेटा होमोलोगस सीरीज। व्हाट आर होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज किसी एक ही फैमिली की वो सीरीज होती है जिसमें सक्सेसिवली CH2 ग्रुप का इजाफा हो रहा होता है। जैसे एल्केन है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या है,
ये उसकी होमोलोगस सीरीज है। तो अगर आपने मीथेन बनाना सीख लिया ना, तो अक्सर मेथड इथेन भी उसके भी वही होंगे। इथेन मीथेन सीख लिया तो प्रोपेन भी अक्सर उसी मेथड से बनेगी। इट मीन्स कि आप होमोलोगस सीरीज के जरिए से ऐसा कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर एन अल्कीन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 इज, आइसोमर कितने बन सकते हैं C4H8 के लिए? तो बेटा सिर्फ दो ही पॉसिबल आइसोमर हैं जो बन सकते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टॉलिन, बेटा टॉलिन क्या होता है? एक बेंजीन रिंग होती है ऐसे, और इसके ऊपर लगा होता है एक CH3, ठीक है। अब देखो तो ये टॉलिन के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6, लेकिन जब ये यहाँ से आपने एक CH3 लगा दिया तो एक H सब्स्टिट्यूट हुआ हुआ है, तो ये नहीं है, C6H5 हो गया ना, और उसके साथ एक CH3 लगा हुआ है। तो अगर आप इसको कंबाइन करके लिखें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C7 और H8। देखें यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन C7H8। समझ गया बेटा? तो ये थोड़ी सी लॉजिक लगाना सीख लें कि किस तरह करना है। एक दो चीजें तो मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी आपने ही ट्राई करना है। इन बेंजीन सल्फोनिक एसिड द सल्फोनिक ग्रुप इज अटैच विद बेंजीन रिंग थ्रू हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड सल्फर। बेंजीन रिंग सल्फोनिक ग्रुप से किससे कनेक्ट होती है? बेटा देखिए ये भी बता देते हैं। तो ये जो बेंजीन रिंग बनाई है ना हमने, इसके अंदर आपके एक कोने पर जो HSO3 लगा हुआ है, यानी सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है, उसमें SO3H लगा होता है। इसका मतलब सल्फर से डायरेक्टली बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, राइट ऑप्शन आ गया। अब क्या है? फिनाइल एनेथ्रीन डैश बेंजीन। देखिए फिनेंथ्रीन जो होती है ना, फिनेंथ्रीन 3 बेंजीन रिंग्स होती हैं। नेफ्थिलीन जो होती है वो 2 बेंजीन रिंग कनेक्टेड होती हैं। 2 बेंजीन रिंग कनेक्ट होने के बाद तीसरी बेंजीन रिंग अगर ऑर्थो पोजीशन से कनेक्ट हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? फिनेंथ्रीन कहलाता है। दैट मींस इट इज अ 3 रिंग। ये मैंने जो लोग सरवली कॉलेजिएट के मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत सारे बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, और दी सॉल्यूशंस के स्टूडेंट्स के लिए भी बनाए थे काफी सारे। तो वो भी देखिएगा कि मैंने वहां पर फेरेंथ्रीन का स्ट्रक्चर बनवाया था। एनिलीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन विच कंटेन्स, देखिए भाई एनिलीन क्या है? बेंजीन रिंग होगी, यही सेम चीज है, बस ये SO3H के बजाय यहाँ पर क्या लगा होगा? SO3H के बजाय यहाँ लगा होगा एक NH2 ग्रुप। और NH2 का मतलब क्या होता है? अमाइन ग्रुप। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है बेटा, तो ये अमाइनो ग्रुप। अब बेटा चलो आगे आपके पास क्या है बेटा? आगे आपके पास है हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बेंजीन। बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो पाई लेयर में मौजूद होते हैं। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं? 3 डबल बॉन्ड होते हैं। 3 डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या है? एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दो तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन गिनने का तरीका यही है। बेंजीन क्या, अगर कोई ऐसा और आपको एरोमेटिक कंपाउंड बोले तो आपने देखना है डबल बॉन्ड कितने हैं। हर एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उससे कैलकुलेट कर लीजिए। अब कह रहे हैं आगे द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बायफिनाइल मीथेन। बेटा बायफिनाइल मीथेन का क्या मतलब है? कार्बन है एक, उस पर एक तरफ फिनाइल रिंग यानी बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो मैं फिनाइल को पीएच लिख रहा हूँ, वरना ये है वही बेंजीन रिंग लगी हुई है। इधर भी एक पीएच है, यानी ये भी बेंजीन रिंग है। और साथ में क्या बोला हुआ है? बायफिनाइल। अब बाकी कार्बन की कितनी वैलेंसी रह गई? 2। इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। अब जरा समझना मेरी बात को, यहाँ पे ये कितना है? C6H5। ये कितना है? C6H5। अब टोटल करो, देखो 6 और 6 12 कार्बन, और ये एक कार्बन बीच वाला 13 कार्बन, और 5 और 5 10 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 12 हाइड्रोजन हो गए। 12 हाइड्रोजन हो गए आपके, और 13 कार्बन हो गए। तो C13H12 ढूंढो जरा यहाँ पे। C13H12, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे समझ में बेटा? मॉलिक्यूल्स को खोलना है बस। अगर आप मॉलिक्यूल्स खोल लेते हैं तो आपका काम आसान हो गया। अच्छा सबसे ज्यादा गलती होती है ना, वो यहाँ होती है बेटा। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है मेटा और ऑर्थोपैरा और मेटा ग्रुप्स का ना, तो वो मैं जरा समझा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ आप लोग बहुत गलतियां करते हैं, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें।
देखिए यहाँ पे है ना लिखा हुआ है कि मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन बिकॉज दे, मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ना बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। याद रखिएगा बेंजीन नॉर्मली कौन से रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, और इलेक्ट्रोफाइल इज अ पॉजिटिव